رب زدني علما। ओके जी, हम पढ़ रहे थे सेल्स टैक्स की। हम लोगों ने थेरोटिकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर ली। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रह जाए। अच्छा, अब मेजर मेजर बस आज थोड़ी सी हम चीज़ें देख के तो मूव कर जाएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है जी, सेल्स टैक्स में अच्छा जी, हम लोगों ने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारे जहन में होना चाहिए, कि हमारे पास तीन किस्म की सेल्स टैक्स। चले थोड़ा सा फिर कर लेते हैं। सेल्स टैक्स जो है वो इट्स अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो कि चार्ज किया जाता है, और वी शुड से दैट इज लेविड ऑन द रेवेन्यूज, या और थोड़ा सा प्रिसाइज करें तो इट इज लेविड ऑन द सप्लाईज मेड। ठीक है, ये इनकम पे नहीं होता, ये सप्लाईज मेड पे, सप्लाईज पे होता है, और ये रोल ओवर होता रहता है अनटिल एंड अनलेस द सप्लाईज रीच टूवर्ड्स द फाइनल यूजर्स। तो सारे का सारा रोल ओवर होते होते उस पे गिर जाता है नजला, जो कंज्यूमर होता है। हमारे पास सप्लाई हम लोगों ने बात की थी। सप्लाई जो है हमारे पास कितनी किस्म की होती है? जस्ट सप्लाई में अगेन हम लोग कह सकते हैं सप्लाई में सेल्स और परचेजेस दोनों आएंगी। ठीक है, सेल्स एंड परचेजेस दोनों आएंगी। अच्छा, सप्लाईज में हमारे पास तीन किस्म की सप्लाईज थी। एक थी हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज जिसे हम कहते थे। ठीक है, बल्कि दो ही कहते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज में फुल रेटेड और जो है वो जीरो रेटेड आ जाती है, लेकिन हम चलो टैक्सेबल जीरो रेटेड भी टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन हम तीन बना लेते हैं। दूसरी है जीरो रेटेड, और तीसरी है एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, ये तीन हमारे पास सप्लाईज हैं जिस पे हम लोगों ने बात करनी है अभी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो रेटेड। एक मिनट। जीरो रेटेड भी टैक्सेबल सप्लाई है, मैंने ऑलरेडी बात की। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो नॉर्मली, क्योंकि अब हम लोगों ने प्रैक्टिकल करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, तो हम सबसे पहले करते हैं कि जो नॉर्मल रेट है 18%, जो सेल्स टैक्स रेट है जो 18%, वो किस किस पे चार्ज किया जाएगा? ठीक है जी, वो कौन कौन सी सप्लाईज पे होगा, ताकि हमारे पास एक चीट शीट बनती जाए। तो सबसे तो पहली बात है, 18% जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा, एक तो रजिस्टर्ड पर्सन, हम कह देते हैं सेल्स मेड। अच्छा, सेल्स मेड का मतलब है, जाहिर बात है, किसी के लिए ये सेल्स है, किसी के लिए ये परचेजेस होंगी, तो दोनों आ जाएंगी। यहाँ सप्लाईज में यहां पे सप्लाई कर देता हूं, सप्लाई मेड, सप्लाईज मेड टू किस किस को? रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, और किसके लिए? और होगा होलसेलर के लिए, होलसेलर्स के लिए। अच्छा, और किसके लिए होगा? और होगा आपके रिटेलर्स के लिए, और रिटेलर्स ये जो हैं वो बड़े वाले जो रिटेलर्स हैं। और किसके लिए होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होगा। जब भी सप्लाईज इनको होंगी तो आप क्या करेंगे? आप कैलकुलेशन करते हुए 18% जो है वो चार्ज होगा। ठीक है जी। अच्छा, और किस किस को होगा जी? हम कहते हैं आप अगर सप्लाईज जो हैं वो सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स नॉन रजिस्टर्ड है, ठीक है, सप्लाईज में मेड टू कंज्यूमर और एम्प्लॉइज और स्टाफ, इनसे भी आप 18% चार्ज करेंगे। ठीक है। अच्छा, और क्या होगा? सेल्स फॉर पर्सनल यूज के लिए भी होगा। ठीक है, और क्या होगा? अच्छा, अब जो जो नॉन रजिस्टर्ड होगा ना, उसके लिए हम एक्स्ट्रा 4% भी चार्ज करेंगे। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे। जब जो जो नॉन रजिस्टर्ड होंगे उनके लिए आप एक्स्ट्रा जो है वो 4% चार्ज करेंगे, यानी 18 प्लस 4%, ये बन जाएगा 22%। अच्छा, और किसको जी 18% चार्ज करेंगे? अगर पर आप ये कंज्यूमर में तो अप्लाई नहीं होगा ये वाला रूल। दोबारा बोले। कंज्यूमर में तो ये रूल अप्लाई नहीं ना होगा। कंज्यूमर में, कंज्यूमर तो नॉन रजिस्टर्ड है ना? हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि उस पे तो नहीं ये 4% एक्स्ट्रा वाला के होगा। नहीं नहीं, होगा, उस पर भी होगा।
इसका मतलब कंज्यूमर से 22% चार्ज करेंगे। 22% चार्ज करेंगे जी, बिल्कुल। ओके। अच्छा जी, और उसके बाद क्या होगा, और हम लोग करेंगे जी सेल्स टू, सेल्स फॉर पर्सनल यूज हो गया मेन। और क्या है, अच्छा इस एक और है, एडवांस अगर रिसीव कर रहे हैं आप, एडवांस अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है जी, और क्या हो जाएगा, और बेसिकली आप अगर, अच्छा इसमें दो तीन चीजें आती हैं जो कि सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, दो तीन चीजें आती हैं जो कि फिर थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं, इसलिए हम वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक है जी, आपने सेल्स की किसको, सेल्स टू गवर्नमेंट और चैरिटेबल हॉस्पिटल। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं आती है जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे कि यार गवर्नमेंट है या जो है और मैं लिख लूं पहले, और चैरिटेबल हॉस्पिटल। अच्छा वो है शायद जो है ना, इसमें क्या हो कि जो कम हो या कोई जो है एग्जाम सप्लाईज में आ रहे हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो वो है कि अगर लेस देन 50 बेड्स हैं फिर नॉर्मल होगा, अगर मोर देन 50 बेड्स होंगे तो नॉर्मली नॉर्मली एग्जाम्प्ट में आता है, अनलेस अनटिल इट इज टोल्ड। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और रूल होता है जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, वो क्या, सेल्स टू टीचिंग हॉस्पिटल या सप्लाइज टू टीचिंग हॉस्पिटल हम कह लें। ठीक है, या इसमें अच्छा ये टीचिंग हॉस्पिटल कौन से होंगे, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, या हम लोग अक्सर इन्हें कहते हैं स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटीज भी, तो ऑफ स्टैट्यूटरी, प्राइवेट के लिए नहीं, स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटीज। अच्छा इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल ये है कि लेस देन 200 बेड्स के लिए। अच्छा जी, ये मेन है जो कि आप 18, अच्छा इसमें एक और भी याद आ गया मुझे, जो कि अभी जहन में आया, यहाँ पे भी नोट्स में भी मेरे नहीं लिखा हुआ। एक और है कि अगर आप सप्लाईज कर रहे हैं किसको, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, सेल्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो फिर भी आप जो है नॉर्मली 18% चार्ज करेंगे। तो ये आपने अपनी फिंगर टिप से बना लेना है कि 18% यहां यहां पे चार्ज होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा ये हम टैक्सेबल सप्लाईज की बात आ गई थी, इसके अलावा क्या होगा, हम लोगों ने यहां पे लिख लेते हैं, बल्कि इधर ही लिखते हैं, इफ सप्लाईज आर मेड टू नॉन रजिस्टर्ड, तो फिर क्या होगा, 4% एक्स्ट्रा चार्ज होगा, 18 + 4% हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब कुछ चीजें जो हम लोगों ने देखनी है, बल्कि इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कुछ चीजें हम लोगों ने देखनी है जो कि सेल्स टैक्स किस पे होगा, जो जीरो रेटेड होगा, वो कौन कौन सी हैं। ये चीजें आप, ये मेरे ख्याल से एक या दो पेज होगा, ये अगर आप जेहन में बिठा लेंगे ना आराम सुकून से, तो आपके जितने भी ज्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा एक तो आती है जी सीधी सीधी, स्प्लाइज जो हैं वो मेंशन हो अंडर फिफ्थ स्केड्यूल। ठीक है, अब वो लंबी चौड़ी लिस्ट है, दोबारा आपको मजे की बात बताता हूँ, वो याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे ही आएगा कि स्प्लाइज अंडर फिफ्थ स्केड्यूल, ये नहीं पूछेगा कि कौन सी स्प्लाइज है जो कि फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर है। ठीक है, ये नॉर्मली फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर जो स्प्लाइज है वो जो है वो रिलेटेड होती हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, और बड़ी लंबी चौड़ी ग्वादर से रिलेटेड है, बलूचिस्तान के कुछ एरिया से रिलेटेड है, वो सारी चीजें हैं। तो हम फिर भी याद रखने के लिए दूसरा गुड्स एक्सपोर्टेड भी लिख देते हैं। पर वो ठीक है कोई जी। एक चीज उठा के ये भी तो बोल सकता है ना कि भाई क्या रेट लगेगा इस चीज पे। नहीं नहीं, ये नहीं, ये आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब आपको मजे की बात वो बताऊं, ये एक्सपोर्ट की कोई एडवांस भी एक पर्टिकुलर आइटम उठा लेगा एक्सपोर्ट से रिलेटेड, हाँ फिर हाँ एक्सपोर्टेड ही है बेशक, तो हाँ बोलेगा हाँ भाई गुड्स आर एक्सपोर्टेड एंड दिस इज द गुड्स, मतलब पर्टिकुलरली वो गुड्स का नाम ले लेगा हाँ और हाँ। बोलेगा कि भाई रेट बताएं इस पे क्या लगेगा, नहीं 18 नहीं, लगेगा, रेट 17 लगेगा, इस आपको मैं तरीके बताऊं, ऑप्शन। किसी भी क्वेश्चन में रेट नहीं पूछता वो, हाँ। जो कि सेल्स टैक्स से रिलेटेड है ना, वो रेट के ऊपर क्वेश्चन डालता ही नहीं है। अच्छा। उसकी एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, उसके रेट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। और मजे की बात यह है कि ये
रिकॉर्ड भी हो रहा है बाय द वे। मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है ना, बाद मैं, में बता दूंगा। मैं, ठीक है स- सर। समझ आ गई ना? जी अच्छा। जी जी। अच्छा, कुछ जो है सप्लाई टू, जो जीरो रेटेड आती हैं उसमें सप्लाई टू डिप्लोमेट्स हैं। इनको तो जाहिर बात है फिर। जी जी। नॉर्मली ये तसल्ली रखें कि उस पे नहीं पूछेगा, रेट के ऊपर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना? मसला ठीक है सर। डिप्लोमेटिक, हाँ, इसके रेट, इस तरह के रेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल वो जो हम लोगों ने इनकम टैक्स में पढ़ा था ना, जहां पे रूल्स आते हैं कि लेट्स सपोज वो जो हमारे पास था जी जी व्हीकल के लिए या मेडिकल के लिए, या वो जो जी। था अगर हाउस अकोमोडेशन लिए हो उसके लिए, वो पूछ सकता है। ठीक। ठीक है ना? वो रूल इसके ऐसा इस तरह नहीं पूछ सकता कि एक्सपोर्ट के फिफ्थ स्केड्यूल में से कोई चीज उठा ले या ना उठाए, और रुके जी इस पे कितना लगता है कितना नहीं लगता, तो वो जी नहीं जी। पूछ सकता। ठीक हो गया ना? सर अमीन साहब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, को पता नहीं क्यों हाँ, कनेक्ट नहीं मैसेज हो आया, रहा। लेकिन वो ऑब्वियसली उनकी तरफ से कोई इशू चल रहा होगा, इधर से तो कोई वो नहीं है इशू। सर उसमें मेरा है ना, वो जो आपने शेयर किया है ना लिंक, उसमें मेरा वो दो तीन लिंक है ना, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने किस पे क्लिक करना है, वो चैट देख लिंक है। लेंगे, हिट एंड ट्रायल कर ही लेंगे इंशाल्लाह। सर। ठीक है ना? जी अच्छा जी, डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं, ये कुछ चीजें हैं जो कि जहन में रखनी है। डिप्लोमेटिक मिशंस हैं। अच्छा, प्रिविलेज पर्सन्स, अब मजे की बात है, प्रिविलेज पर्सन की, और वो कुछ नहीं डिफाइन करता, वो कहता है जी प्रिविलेज पर्सन जो, ये मैं देख रहा था, जो कि वो आते हैं उसमें, जो कि एफबीआर कमिश्नर प्रूव करेगा। अब ये इस तरह की ओपन चीजें रख के ना बहुत सारी चीजों को बेनिफिट दिया जाता है, प्रिविलेज पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस। जी। ठीक है, तो थोड़ा सा लूप होल रखा जाता है इस तरह का, ताकि थोड़ा सा बेनिफिट दिया जा सके। ठीक है जी। और वो क्या कहते हैं जी, और कहते हैं जी पार्लियामेंट के कुछ लोग हैं, बस इसमें इतना रहने देते हैं। अच्छा जी, और किसको जीरो रेटेड होंगी? और जीरो रेटेड होंगी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो आगे पढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स किनको बेसिकली, मैं मुझे लिखना है सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल्स या रॉ मटेरियल गुड्स, जो है वो आप एक्सपोर्ट टू, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये जोन कुछ बनाए हुए हैं, और ये इनके लिए भी जीरो रेटेड है कि अगर यहां पे करते हैं तो आप जीरो, जस्ट उसको करने के लिए जो है एक एक्सपैंड करने के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, टू टू ये यूएई में भी सर इस तरह इन्होंने जोन बनाए हुए ना, हर स्टेट के जी जी, अजमान फ्री बिल्कुल जोन है, बिल्कुल। शारजा फ्री जोन है, बिल्कुल वही सीन है। टू टू ड्यूटी उनका फ्री भी शॉप, सेम जीरो रेटेड ही है, वो भी यही वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, जीरो वो भी रेटेड। यही, बस ठीक हो गया ना? तो असल में इसीलिए होता है ना, इसी तरह किया जाता है ताकि वो वहां पे चीजों को जो है ना इकोनॉमिकली इंडस्ट्री प्रमोट कर रहे हैं ना बेसिकली, वहां पे एग्जैक्टली मेनली प्रमोट किया इंडस्ट्रीज जाता हैं। है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये हो गया ड्यूटी फ्री शॉप्स को। अच्छा, और क्या है जो इंपोर्ट्स और सप्लाईज, जिसको प्रमोट करना होता है, मेड टू गवादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसके लिए भी है। और इसमें बेसिकली कुछ एक्सक्लूडिंग व्हीकल शिकल आ जाती हैं, वो हम लोग ज्यादा उसमें नहीं घुसते, ताकि हम लोगों के पास मेन मेन चीजें आ जाए। ठीक है जी, गवादर आ गया। अच्छा, ये इनमें आ जाएंगी आपके पास क्या, जीरो रेटेड। कुछ और आ रहा है, एक मिनट सिर्फ। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये बेसिकली आ गई। अच्छा, अब क्या है, और क्या चीजें आ जाएंगी हमारे पास? तीसरी आ जाएगी एग्जाम्प्ट सप्लाईज। इतना भी आप लोग कर लेंगे ना, आपके जहन में मेन मेन हाथ पे ये चीजें होंगी उंगलियों पे, तो इंशाल्लाह जो है वो चीजें कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया, हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे जी एग्जाम्प्ट सप्लाईज। ये जो जीरो रेटेड है, जी जी जब आप मतलब जब ऑनलाइन जाते हैं हम, तो जो हमने गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की होती हैं, जी जी। तो पहले जो भी उस वक्त एक रेट होता है, मतलब जैसे लेट्स सपोज मैं यूएई की बात करता हूँ कि यहाँ पे 5% स्पेड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ऊपर 5% जो है वो आपने सबसे पहले जो है वो एक्सपोर्ट्स में शो करना होता है, ठीक आपने है। पे नहीं करना होता वो। ठीक है। ठीक है। फिर सेम अमाउंट आपने आगे नीचे इंपोर्ट्स में भी शो करनी होती है, वो ठीक है। दोनों आपस में ऑफसेट हो जाते हैं और आपको मतलब पे नहीं करना होता।
ठीक है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ये यहाँ इस तरह से रिफंड होता है। यहाँ पे जो है ना वो ऑफसेट नहीं मतलब होता। चीजें चीजें यहाँ पे मतलब अमाउंट इन रिकॉर्ड रहेगी उनके ठीक कि है, कितनी अमाउंट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे से ऑफसेट हो जाते हैं, नथिंग टू पे। हाँ, वो आसानी है यहाँ ना पे असल में। ये यही वाला सिलसिला यहाँ पे अगर ऐसा आप। नहीं है सॉरी। जी जी, दोबारा बोले। जी जी, इसमें पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसमें जीरो रेटेड का अलग से सेक्शन है। जी बिल्कुल, वही मैं अर्ज करने लगा था। पाकिस्तान, असल में पाकिस्तान में ना वो बैक कुछ ईयर्स, डिकेड हो गया, अब तो मोर देन डिकेड हो गया। पहले स्टार्टिंग पे यही कुछ सिलसिला करने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन वो फिर अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। ज्यादा फेक और चीजें हुई, फिर उन्होंने इसकी बल्कि पेमेंट के लिए भी अलग कंपनी बना दी हुई है। अब उन्होंने एफबीआर के थ्रू भी जी नहीं वो पेमेंट्स बताया था होती। आपने। जी 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 जी। ठीक है ना, और वो मजे की बात है, वो है भी कंपनी, लिमिटेड कंपनी है। ताकि अगर अगर खुदा ना हंसता, क्या मकसद बैंकरप्ट ही हो ये जाए है तो कि कुछ अगर देना उसको ना पड़े। बैंक भी करा देते हैं तो कुछ नहीं हो जी सकता। जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी। ठीक है। हमारे पास जो एग्जाम सप्लाईज में है वो कौन कौन सी आ जाती हैं? वो आ जाती हैं जी, सप्लाईज अंडर 6 कैजुअल। ठीक है, बस ये याद रखने की जरूरत है कि अच्छा, और क्या आ जाती हैं जी? और हमारे पास फ्री सैंपल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, और हमारे पास क्या आ जाती हैं? डोनेटेड सप्लाईज आ जाती हैं। अच्छा जी, और हमारे पास क्या आ जाती हैं? हमारे पास यहां पे था ना, सेल्स टू चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। तो वो लेस देन था, और यहां पे आ जाएगा मोर देन। ठीक है जी, ये मेन मेन चीजें जो है वो आपने याद रखनी है, अपने जहन में रखना है कि ये है। ठीक है जी। अच्छा, ये अब जब चीजें हो गई है हमारे पास, भी चीजें आ गई, इसके बाद जो है कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली हैं वो क्या है, कि हमारे पास जो है वो इनपुट टैक्स कितना एडजस्ट हो सकता है, या इनपुट टैक्स कहां कहां पे एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है जिसे हम लोग कहते हैं 8B1। तो रेस्ट्रिक्शन, बल्कि मैं पहले बात करता हूं आउटपुट और इनपुट की। ठीक है, कुछ हम नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं ना। आउटपुट जो होती है वो नॉर्मली हम कहते हैं किसको? सेल्स को। और इनपुट जो हम कहते हैं परचेज। वो हम कहते हैं परचेजेस को। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? इसका मतलब आउटपुट जो टैक्स होगा वो कौन सा होगा? वो होगा टैक्स लेवीड ऑन सेल्स। ठीक है, जो कि आपने कलेक्ट किया होगा। और इनपुट टैक्स जो होगा, इनपुट टैक्स जो होगा वो क्या होगा? वो होगा टैक्स लेवीड ऑन परचेजेस। ठीक है जी, ये कुछ हमारी नॉमेनक्लेचर है, कुछ हमारे पास जो है वो टर्म्स है। अच्छा, कुछ और टर्म्स आ गई हमारे पास। एक आता है सेल्स टैक्स डेबिट। अच्छा, सेल्स टैक्स डेबिट क्या है? सेल्स टैक्स डेबिट वो अमाउंट है टैक्स की जो कि प्रीवियस पीरियड में आपने पे नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब है जब इस दफा पे कर रहे होंगे तो आप उसमें ऐड कर लेंगे। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं सेल्स टैक्स डेबिट is the amount of output tax of previous periods which was outstanding, which was outstanding, hence it will be added in output tax। ठीक है जी, सेल्स टैक्स डेबिट क्या होगा? वो अमाउंट ऑफ आउटपुट है, आउटपुट टैक्स है जो करंट क्या पीरियड होगा। आउटपुट टैक्स, राइट। जी जी, क्या कह रहे हैं? करंट पीरियड आउटपुट टैक्स। हाँ, करंट पीरियड आउटपुट टैक्स मैं लिख देता हूं, एडेड इन करंट पीरियड आउटपुट टैक्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? हम इसको, दूसरा हमारे पास आता है जी सेल्स टैक्स क्रेडिट।
ठीक है जी, ये वो टैक्स है बेसिकली जो कि इनपुट टैक्स है। ठीक है, सेल्स टैक्स क्रेडिट मैं यहां पे लिख देता हूं। सेल्स टैक्स क्रेडिट जो है वो इज अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ प्रीवियस पीरियड विच वॉज नॉट क्लेम्ड, हेंस ये क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है दो काम हो सकते हैं। या तो इसको जो है हम क्या कर देंगे, करंट पीरियड ऑफ इनपुट टैक्स में ऐड कर देंगे, जो कि बेहतर यही है, या दोनों चीजें, और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम या डिडक्टेड फ्रॉम द आउटपुट टैक्स ऑफ करंट पीरियड। ठीक है जी। अच्छा, अब अभी 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 ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज होता है जब एडवांस जो है वो देता है, कस्टमर एडवांस देता है तो उस पर भी होता है। तो उसका मतलब जब कस्टमर ने एडवांस दिया या आपने उसे जब भी चीजें सप्लाई की हैं, तो अब दो काम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वो चीजें वापस कर सकता है। तो जब वापस करेगा तो बेसिकली दोनों तरफ, एक परचेजर होगा एक सप्लायर होगा, तो एक नोट रेज होगा जिसे हम कहेंगे क्रेडिट नोट, और डेबिट नोट और दूसरा क्रेडिट रेज नोट। होगा डेबिट नोट। एक तरफ क्रेडिट नोट रेज हो जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो डेबिट नोट। अच्छा, क्रेडिट नोट क्या डेबिट होता है, क्रेडिट नोट जो है वो सप्लायर इशू करता है। नोट। ठीक है जी, जी। वो सप्लायर इशू करता है कि चीजें भाई रिटर्न हो गई हैं, तो अब जो है वो इसको जिस वजह से भी रिटर्न हुई है। और डेबिट नोट मैं यहां पे लिख देता हूं, क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, वो सेलर। सप्लायर, हाँ सेलर या सप्लायर जो है, इशूड बाय सप्लायर टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है जी। अच्छा, तो डेबिट नोट कौन इशू करेगा, डेबिट नोट जो है वो बायर इशू करेगा या परचेजर इशू करेगा। इशूड बाय परचेजर और बायर टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब जो है वो मेन जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो कौन सा है, वो है बेसिकली, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया भी ले लेते हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, उसके बाद हम वो रिस्ट्रिक्शन वाला कर लेंगे। अब हमने करना जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने, हमने करना क्या है, हमारे पास होगा आउटपुट टैक्स। ठीक है जी, से पाक रुपीज में होगा, हम कुछ भी लिख लेते हैं, एक्स 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 लिख लेते हैं। हम उसमें से लेस करेंगे इनपुट इनपुट टैक्स। ठीक है, और जो बाकी का होगा वो होगा, अभी तो मैं सिंपल सा लिखे ना, बाकी का जो है टैक्स पेबल होगा। ठीक है, जो कि आप पे कर देंगे, लेकिन इसके ऊपर अब, या रिफंडेबल भी हो सकता है, राइट? हाँ रिफंडेबल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन रिफंडेबल क्यों नहीं होता, वो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, मैं अभी आता हूं रिफंडेबल की तरफ। वो ठीक है, 90% वाली बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जी जी। अब यहां पे मैं लाने लगा हूं एक स्टार। जनरली स्पीकिंग, अब वो स्टार क्या है हमारे पास, स्टार है जी हमारे पास, जो तलवार लटक रही है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक है, जो कि हमारे पास सेक्शन 8B1 आता है। वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है जी, अच्छा यहां पे वो क्या कहता है, कहता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, बल्कि मैं लिख देता हूं यहां पे, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज allowed only to adjust his तो नहीं आना चाहिए, adjust input tax up to 90% of इनपुट टैक्स।
आउटपुट टैक्स। ठीक है जी, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। बाकी का जो है वो रोल ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, ये नहीं होगा कि जाया हो जाएगा। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, लेकिन बट देयर आर सम, क्या कहना चाहिए, एग्जम्पशंस। ठीक है जी, कुछ एग्जम्पशन है। वो एग्जम्पशंस क्या है, इसको ठीक कर दूं, इज अलाउड। एग्जम्पशंस किन से है? कुछ सेक्टर्स को एग्जम्पशन है। वो कौन कौन से सेक्टर हैं? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर है। वो कौन सा, और कौन सा है? वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरीज हैं। वो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अच्छा, वो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। वो पाकिस्तान स्टील बिन कासिम कराची वाला है। ठीक है, ये जो है ये कर सकते हैं। और भी कुछ कमर्शियल इंपोर्टर है, लेकिन मेन मेन जो है वो यहाँ पे, यहाँ कुछ एक और आता है कि थर्ड स्केड्यूल में आ रहे होते हैं, वो हम इतने उसमें नहीं जा रहे। वो ऑब्वियसली वी कैन रीड इन केस ऑफ जो है वो कंपनीज। एक मिनट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन है, ये स्टील मिल आ गया, और ये, अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ है जो कि कर सकते हैं, डबल ई। बाकी ये 90% से ये ज्यादा तो नहीं कर स्टिल सकते। कुछ और हो डबल ई। गया। जी ये तो बोलिएगा। ये तो स्टिल कुछ और हो गया। पाकिस्तान स्टील वो चोरी वाला हो गया। अच्छा, सॉरी हाँ। सॉरी, हाँ, ई करना है। नहीं सर, वैसे ठीक ही है, लेकिन चले। नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, इसमें कुछ चीजें जो हैं वो वैसे समझ लेते हैं, ये तो आगे। बाकी हमें पता है कुछ इनपुट टैक्स कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं, आप क्लेम, बाकी तो हमने कहा क्लेम कर सकते हैं। कुछ तो इनपुट टैक्स बिल्कुल भी नहीं क्लेम कर सकेंगे। वो कौन से नहीं क्लेम कर सकेंगे? वो जो है इनपुट टैक्स वो नहीं क्लेम कर सकेंगे जो फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए हो। ठीक है, जो जो इनपुट टैक्स पिछले पीरियड्स में डिपॉजिट नहीं कराया गया, वो हम लोगों ने पढ़ा था। जो कंप्यूटराइज्ड जो उनका सिस्टम है, रिस्क असेसमेंट सिस्टम, उसमें आ रहा हो कि ये बंदा जो है वो फ्रॉडुलेंट है, या नॉन बिजनेस गुड्स जो है प्रोवाइड कर रहे हो, इन इनके लिए जो है इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास जो है कुछ नोट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं जी सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के तरफ, और उससे पहले मैं आपको इसकी बेसिस पे एक परफॉर्मा सा बना देता हूं जो हम लोगों ने टोटल पढ़ा है, कि जब भी अगर हम लोगों ने करना होगा सेल्स टैक्स के रिलेटेड तो हम वो परफॉर्मा को कैसे यूज कर सकेंगे। ठीक है, उसी को हम ज्यादातर यूज करते रहेंगे। ऑब्वियसली हम लोगों के लिए जो पहली कुछ वो होती हैं प्रॉपर परफॉर्मा की लाइनें, वो जरूरी नहीं होती, लेकिन हम उसको ड्राफ्ट कर लेंगे ताकि ड्राफ्ट में हमारे पास एक प्रॉपर जो है आ जाए। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, जी सर। फॉर्मेट सेल हो गया, इसको मैंने कर दिया मर्ज। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो नेम ऑफ टैक्स पेयर आ जाएगा। अच्छा, दूसरे पे हमारे पास ऑब्वियसली उसका CNIC आ जाएगा। तीसरे पे हमारे पास जो है नेशनल टैक्स नंबर आ जाएगा। चौथे में हमारे पास जो है किस मंथ के लिए, फॉर द मंथ आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ
सेल्स, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टार्ट कैसे होगा जी? ये हमारे पास वी स्टार्ट विद द आउटपुट टैक्स, क्योंकि हम आउटपुट टैक्स से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे जी इसकी, आउटपुट टैक्स की। अच्छा, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, बल्कि इसको PKR लिख लेते हैं, PKR, और ये भी आ जाएगा PKR। अच्छा जी, आउटपुट टैक्स में जैसे हम लोग आउटपुट टैक्स नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं ऑन टैक्सेबल स्प्लाइस, तो हम लोग आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास यहां पे आ जाएगा, PKR में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स टैक्स डेबिट को। अगर सेल्स टैक्स डेबिट कोई होगा तो ठीक है जी, हम इसमें सेल्स टैक्स डेबिट डेबिट को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास ये जो है टोटल बन जाएगा आउटपुट टैक्स। ठीक है जी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसमें से इनपुट टैक्स को माइनस कर लेंगे, लेस इनपुट टैक्स। अच्छा जी, इनपुट टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। एक, या तो जो एक्चुअल होगा वो, ठीक है, एक्चुअल टैक्स पेड अगेंस्ट सच स्प्लाइस, और आपके पास आ जाएगा वही रिस्ट्रिक्शन 90% वाली, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, जो भी होगा विच एवर इज लोअर। तो हमारे पास यहां पे चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई भी आपने जो है, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई भी जो पिछले महीनों का होगा हम वो लेस कर देंगे, या हम क्या कह सकते हैं, लेस सेल्स टैक्स क्रेडिट। अब आउटपुट टैक्स में से कर रहे हैं ना हम लोग, लेस सेल्स टैक्स क्रेडिट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड जो हम लोग कर रहे थे, कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक है। अच्छा, ये लेस हो जाएगा, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, अब जो है वो लेस कर देंगे, और क्या, अगर कोई भी टैक्स पेड किया था, टैक्स पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है जी। अच्छा, और क्या कर देंगे, और हम ऐड कर देंगे यहां पे जाके, क्या ऐड कर देंगे, फर्दर 4% टैक्स। ये किस पे होगा, फॉर स्प्लाइज नॉन रजिस्टर्ड। टू नॉन रजिस्टर्ड। ठीक है जी, ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, और क्या हमारे पास होगा, और हम ऐड कर देंगे, अगर कोई विदहोल्डिंग टैक्स होगा, आप लोगों ने जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स, किसी किस्म का भी विदहोल्डिंग टैक्स होगा तो वो ऐड कर देंगे। अच्छा, ये विदहोल्डिंग टैक्स नॉर्मली नॉर्मली जो है वो क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हैं, आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस करते हैं, तो जो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वो आप टैक्स विदहेल्ड कर देते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है वो विदहोल्डिंग एजेंट हों। ठीक है, और ये नॉर्मली जो रेट 2005 का चल रहा था वो 5% चल रहा था। ठीक है, ये क्या है, परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड
ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद कोई अगर पेनल्टी वगैरह है तो वो भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो पेमेंट करनी है उसकी पेमेंट कर रहे हैं ना। पेनल्टी वगैरह ऐड हो जाएगी। और एरियट्स। ठीक है जी, तो ये फाइनल जो है जब आप करेंगे इसको यहाँ पे, इसकी मैं दो लाइनें काट देता हूँ। अभी इन्हीं को हम इंशाल्लाह फिल करते रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो है फाइनल टैक्स पेबल, सेल्स टैक्स पेबल विद रिटर्न आ जाएगा। ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चन एक दो सादा सादा मैं भी करता जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं मीटिंग में रहूंगा, फिर आप लोग भी सॉल्व करना, ताकि आप लोगों को भी आइडिया होता जाए क्या क्या ये मेन मेन जो मेजर है वो है। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोगों ने आगे चीजों को लेके चलना है। लेट्स स्टार्ट। एक पहला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। ठीक है सर। ठीक है। एक मिनट सिर्फ वेट कीजिएगा, ये मैसेज किसका आया है। अच्छा जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट मी ओपन दैट फाइल। ओके जी, बहुत सिंपल सा पहला क्वेश्चन है, कुछ काफी ज्यादा अच्छा इसमें। पहले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, फिर कुछ बीच में थोड़ी सी हमारे पास वो भी आएगी, कॉम्प्लिकेशन इस तरह आएगी कि लेट्स सपोज हम लोगों ने सेल्स तो कर दी, लेकिन जो सप्लाईज हम लोगों ने ली थी वो जीरो रेटेड थी, या कुछ सेल्स जो की हैं उसमें से कुछ एग्जाम भी थी, तो वो फिर हम लोगों को अपोर्शनमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, कि कितनी जो सेल्स थी वो एग्जाम के लिए थी, कितनी जीरो रेटेड के लिए थी। वो थोड़ी सी आती है कॉम्प्लिकेशन इनमें। बाकी बहुत इजी है, बाकी तो रूल हैं जो हम लोगों ने याद कर लिए हैं, बार बार हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास वो भी जाएंगे। ओके जी, क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इट सेज, इट सेज मोहम्मद अली इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। गुड हो गया। तो क्या हुआ जी, ही सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 या 2025 कह लें। सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 5 लाख की थी। टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी 5 लाख की नहीं, 50 लाख है, 5 मिलियन है। टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 2 मिलियन है। टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 2.5 मिलियन है। टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 1.5 मिलियन है। वो कहता है कैलकुलेट द सेल्स टैक्स पेबल। तो करते हैं जी, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी में हम फिल कर लेंगे, ताकि हमारे पास थोड़ा सा चीजों का आइडिया होता जाए। तो इसको मैं नाम दे देता हूं प्रॉब्लम 3। ठीक है जी, नेम ऑफ टैक्स पेयर क्या है जी। नेम ऑफ टैक्स पेयर है हमारे पास मोहम्मद अली। मिस्टर मोहम्मद अली। अच्छा जी, मिस्टर मोहम्मद अली। और इसके बाद हम चलते हैं जी, किधर गया, ये आ गया। अच्छा, CNIC उसने नहीं दिया हुआ, हम नहीं लिखते। नेशनल टैक्स नंबर उसने नहीं दिया, हम नहीं लिखते। ये कुछ और लिख दिया। नेशनल टैक्स नंबर नहीं दिया, नहीं लिखते। फॉर द मंथ ऑफ कौन सा है जी हमारे पास, अगस्त है। अगस्त 2024 है। ठीक है जी। अच्छा, अब आउटपुट टैक्स हमारे पास जो है आ गया, क्या आ गया हमारे पास, उसने कहा है सप्लाईज टू टैक्सेबल। तो हमारे पास यहाँ पे फर्दर निकल जाएगा ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। तो हम यहाँ लिख देंगे जी, सप्लाईज
टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर्सन कितनी है जी? उसने कहा है दैट इज 5 मिलियन। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 5 मिलियन आ गया। बल्कि 1 मिनट, इसको मैं ठीक हो गया। अच्छा, टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड, ये कितनी थी जी? ये थी हमारे पास 2 मिलियन की। तो यहाँ पे 2 मिलियन हमारे पास जो है, सेल्स टैक्स डेबिट कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको खत्म कर दिया। अच्छा, ये टोटल हमारे पास जो है वो हो गई 7 मिलियन की। ठीक है जी, ये हमारे पास 7 मिलियन की टैक्सेबल सप्लाई होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से इनपुट टैक्स को माइनस करना है। अब हम सबसे पहले जो है यहाँ पे ले लिस्ट इनपुट टैक्स कर देंगे। इसको मैं खत्म कर देता हूँ ताकि ये चीजें सबसे ज्यादा खत्म हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? उसने क्या किया है? उसने किया है जी परचेजेस, टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन से उसने परचेजेस की हैं, टैक्सेबल परचेजेस परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितने की हैं? दैट इज 2.5 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, ये तो है। अब इस पे इनपुट टैक्स कितना बनेगा? दैट विल बी 18% ऑब्वियसली। इसको मैं अंदर लिखता हूँ, कंट्रोल X, कंट्रोल V। ठीक है जी, और ये कितना बन जाएगा? दैट विल बी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है जी, ये बन गया 4,50,000। अच्छा जी, परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड लिखते हैं फिलहाल। परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड, ये है जी कितने की? उसने की है परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड 1.5 मिलियन की। अब मजे की बात है, नॉन रजिस्टर्ड जो है वो आपका टैक्स नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये आपके पास पर जो ये जो अमाउंट आएगी वो टैक्स कैलकुलेट करके आएगी या जो उसने क्वेश्चन में अमाउंट दिया वो आएगी? दोबारा बोलिए किसका? जो यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मतलब जी जी, इनपुट और आउटपुट टैक्स, जी जी। तो वो ऊपर आउटपुट टैक्स में आपने अमाउंट्स लिख दिए हैं, नीचे आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो अभी मैं उसको कैलकुलेट करने लगा हूं। अच्छा अच्छा, अभी ठीक। कैलकुलेट, अभी ये लेस नहीं करना, बल्कि इसको मैं ना खत्म कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं नीचे करने लगा हूँ, जी जी बल्कि उसको भी मैं ना सिर्फ आउटपुट लिखता हूँ, क्योंकि वो फिर हम लोगों को करना होता है ना अलहदा, 90% वाली लगानी है ना ऊपर। तो वो इसलिए जी सिर्फ जी। ये अभी कैलकुलेट किया है कि कितना हुआ है। ठीक हम्म, है, अब कैलकुलेशन में आते हैं। ये तो सिर्फ डेटा लिख लिया ना हम लोगों ने। अब आते हैं जी हम उसकी टैक्स कैलकुलेशन की तरफ। आउटपुट टैक्स आ जाएगा जी कितना? हमारे पास जो है वो टोटल 7 मिलियन है, तो हमारे पास टैक्स ऑन सप्लाईज कितना आ जाएगा? दैट विल बी 7 लाख का, सॉरी 70 लाख का 18% के हिसाब से। सो दैट विल बी 7 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.18। ठीक है जी, ये हमारा आउटपुट टैक्स आ गया। अब हमारे पास जो है वो कितना क्लेम कर सकता है वो इनपुट टैक्स? वो क्लेम कर सकता है, यहां पे लिख लेते हैं, लेस इनपुट टैक्स। और वो कौन सा होगा? वो होगा जी टैक्स
levied on purchases या और इनपुट which was 4,50,000, और दूसरा हमारे पास है और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, ठीक है, विच विल बी 90% मल्टीप्लाई बाय 126,000,000, so that will be 126,000,000 मल्टीप्लाई बाय 0.90। ठीक है जी, इनमें से विच एवर जो है, विच एवर इज लेस, तो ऑब्वियसली जो है वो जितना पे किया वही लेस होगा ना, तो वो कितना चला जाएगा, दैट विल बी 450,000 आगे चला जाएगा, और ये बन जाएगा जी कितना, जब हम माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, सो दिस विल बी द आउटपुट टैक्स। लेकिन अभी फिलहाल, सॉरी, दिस विल बी द टैक्स, लेकिन अभी ये फाइनल टैक्स नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऐड करना है क्या, जो आपने नॉन जो है रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, तो फर्दर 4% टैक्स जो है वो क्या होगा, फर्दर 4% फॉर सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। और वो कितना होगा जी, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सेल्स की है हम लोगों ने, उसको सेल की है नॉन रजिस्टर्ड को 2 मिलियन। 2 मिलियन। ठीक है जी, तो ये हो जाएगी जी 2 मिलियन का 4%, विच विल बी, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2 मिलियन का 0.04, एंटर किया तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, विच विल बी दिस प्लस दिस, एंटर किया तो ये हमारी जो अमाउंट है, दैट इज द टैक्स पेएबल विद रिटर्न सो फार। इसको मैं ये हमारे पास बन जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न। सर वो जो 5% विद होल्डिंग का बताया था, वो क्या बताया था? वो फाइव अगर इन परसेंट केस विद आता है। होल्डिंग हाँ, वो 5% विद होल्डिंग का था कि अगर आपने परचेजेस की है नॉन रजिस्टर्ड से, और आप अच्छा, विद नॉन होल्डिंग, रजिस्टर्ड से परचेजेस भी हैं। जी जी, और आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, हम्म। तो फिर आप जो है वो विद होल्ड कर लेते हैं 5% उसका टैक्स जो है, जो कि जमा करवा देते हैं आप। ठीक। ठीक है ना? ओके हो गया जी, कोई सवाल अभी तक? ठीक। ये बाय प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस हम करते जाएंगे उतनी जो है वो हमारे पास चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसमें, इंक्लूडिंग वाला। अच्छा, अब आप जरा अपने अपने एंड पे ये क्वेश्चन करें ना, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट इसको मकसद यही था कि आप लोग गो थ्रू कर लें इसको, फटाफट क्विकली सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ गया लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, कितनी है जी हमारे पास, उसने कहा है, हम लोग परफॉर्मा हमारे पास बना हुआ है वो, हमारे पास है जी कितनी, दैट इज 4.5 मिलियन, तो हमारे पास कितनी है, दैट इज 4.5 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी उसने क्या कह दिया जी, दूसरी उसने कहा है हमारे पास लोकल टैक्सेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, कितनी हो गई जी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो हो गई 1.5 मिलियन की। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या हो गया, और उसने कहा है जी सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज, तो यहां पे आ जाता है जी सप्लाईज supplies made for
पर्सनल यूज कितनी है, अच्छा इसमें अब उसने क्या कहा है जी, उसने कहा है कि दैट इज इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, यानी 7 लाख के अंदर ही वो अमाउंट इंक्लूड है। तो नॉर्मली हम लोगों ने रूल क्या, ओवर देखिए रूल 118 ऑफ करेंगे थंब, ना। रूल ऑफ थंब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि, एक मिनट, रूल ऑफ थंब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पर्सनल यूज हो जब भी आपने करनी है, या नॉन रजिस्टर्ड को भी करनी है या रजिस्टर्ड को करनी है, तो 18%, वो तो आगे जाके करेंगे ना हम, लेकिन अभी यहां से हम लोग स्प्लाइज आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आउटपुट फाइंड आउट कैसे होगी, दैट विल बी, ये जो 7 लाख है उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम डिवाइड 18 कर ओवर देंगे। 118 है ना। जी जी बिल्कुल, उसे हम डिवाइड कर देंगे किस पे, उसे हम 1.18 पे डिवाइड, अभी 18% से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं, बल्कि नहीं, वो फाइंड आउट कर रहे हैं 18 डिवाइड बाय 118 होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस सारे को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको माइनस कर देंगे। ठहरे, मैं इसको यहां पे कैलकुलेट करता हूं। ये हो जाएगा, 7 लाख में से हम माइनस करेंगे 7 लाख, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.18 या 118%, डायरेक्ट सॉरी करेंगे। डिवाइड 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 कर देंगे 1.18, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 18% से, या 1.18 कर लें या 18, बल्कि इसको मैं 118% ही लिखता हूं ताकि इजी रह जाए आप लोगों के लिए, और ये 18%। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन में ले आते हैं। सो दैट विल बी 7 लाख माइनस 7 लाख divided by 1.18 and multiply by 0.18, और ये कर दी हम लोगों ने ब्रैकेट बंद, इज इक्वल्स टू एंटर। यस, तो ये हमारे पास जो है आउटपुट बन गई किसकी, पर्सनल यूज के लिए। तो इसको सारे को ऐड कर देते हैं हम। जी। अभी तक करेक्ट है जिसने इसने किया जी है? सर। ठीक हो गया, तो ये ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने वही इनपुट टैक्स को पहले यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इनपुट टैक्स कितना है जी, उसने कहा है जी टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कितनी है जी टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, वो है 1.4 मिलियन। तो 1.4 मिलियन आ गया, वो 18% होगा, सो दैट विल बी, यहाँ पे आ जाएगा 1.4, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टैक्स और परचेजेस फ्रॉम। अब उसने क्या कहा है जी, एग्जाम परचेजेस, तो एग्जाम परचेजेस कहीं पे भी नहीं आती, तो हमारे पास जो है ये आ जाएंगी, राइट जरूर हम करेंगे, एग्जाम परचेजेस, और वो कितनी है जी, वो 6 लाख की हैं, 6 लाख की हैं, तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अपनी टैक्स से टैक्स की। तो हमारे पास आउटपुट टैक्स आएगा जो हमारे पास नॉर्मली कितना आएगा जी, दैट विल बी, आउटपुट टैक्स आ जाएगा इस अमाउंट के ऊपर, विच इज 10,80,000 6,593,220, प्लस 106 सेंट्स। 6,593,220 एंटर किया। ये हमारे पास आ गया जी आउटपुट टैक्स। अब हम लोगों ने इसमें से इनपुट टैक्स को माइनस करना है। पहले तो हमारे पास एक्चुअल आ गया जो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया है, 5,252,000, और दूसरा हमारे पास आएगा 90% ऑफ दिस अमाउंट, जो कि हमारे पास है 11,86,780, 11,86,780। ठीक है जी, ऑब्वियसली वही है जो एक्चुअल वाला, ये तो बहुत इतना ही बन रहा है ना। जी सर, यही है हाँ वन ठीक जीरो है, सिक्स ठीक है जी, तो एक्चुअल हमारा जो चला जाएगा वो कितना चला जाएगा, दैट विल बी 252। 252,000।
ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो है फर्दर टैक्स ऐड करेंगे टू द नॉन रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन, और वो कितना है, वो है 15 लाख पे। 1.5, 60,000। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया, यही था। नहीं नहीं सर, ठीक हो गया, सर बस वो एक गलती थी। कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीजें फिर क्लियर होती रहती हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, आगे चलते हैं जी। यही है, ये हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या है जी, अब इसमें सेल्स टू एम्प्लॉय एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स आ गया, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स आ गया, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन आ गया, रॉ मटेरियल इंपोर्टेड आ गया, एग्जाम्प्ट सप्लाईज आ गई। अच्छा जी, अब ये करें, ठीक है, फिर इसको भी डिस्कस कर लेंगे। सर आप हैं इधर ही? जी जी, मैं इधर ही हूँ। जी जी। हो गया। बस ये पूछना था कि ये जो क्रेडिट और कैश बेसिस है, आई डोंट थिंक ये इसका कोई इफेक्ट है, राइट? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है इसका। बस वही। सेल्स चाहे क्रेडिट हो चाहे कैश हो, वो होगा। जी जी।
सर चले आगे। हो गया। जी। चल, इसको ना क्विकली से सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि एक दफा आपने कर लिया है, सॉल्व भी हो जाएगा, बाकियों के लिए इजी रह जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, आप वेरीफाई करते जाइएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 5 है। ठीक है जी, क्विकली से इसको करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 को है मिस्टर अमजद हैं, तो हम इधर लिख देते हैं मिस्टर अमजद। ठीक है, बाकी वही सारा रहेगा। वो अगस्त अगस्त, अच्छा अगस्त, ये सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन ऑन क्रेडिट बेसिस। देखिए जी, आपने जैसे बात की, क्रेडिट हो कैश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी है, दैट इज 2.3 मिलियन। ठीक है, अच्छा आगे उसने और हमें क्या कहा है, उसने कहा है जी सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतने के उतने हैं। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये क्रेडिट बेसिस पे है, और वो कैश बेसिस पे है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और क्या कह रहा था वो, और कहता है जी सेल्स टू एम्प्लॉयज एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है जी, उसने क्या कहा है जी, सेल्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, तो उसमें वही है जो सेम हम लोगों ने करना है। पूरी की पूरी कितनी है जी, 2 लाख की हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो इंसर्ट करते हैं, स्प्लाइस टू एम्प्लॉयज एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। का मतलब ये होता है कि जो नॉर्म उस पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हुआ, तो वो नॉर्मली जो हम लोग करते हैं वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं ही हुआ होता। वो कितनी है जी, 2 लाख है। लेट मी चेक इट। 2 लाख है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या कहा है जी, उसके बाद उसने कहा है सेल्स टू कंज्यूमर इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 450,000 की। तो सेल्स मेड टू कंज्यूमर्स कर देते हैं यहाँ पे, टू कंज्यूमर्स कितनी है जी, वो है 4,50,000 की। तो हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, 4,50,000 इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब होता है उसके अंदर शामिल है, तो हमें उसमें से निकाल के अमाउंट उसकी दिखनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना जी, 4,5। ये भी आ जाएगा 4,4,5। अच्छा, तो ये आ जाएगा 381। आप जरा वेरीफाई करते जाएगा, ठीक आ रही है ना जी सारी सर, चीजें। 381,356 ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर है। आउटपुट होगी। अब इनपुट टैक्स की तरफ जाते हैं जी। इनपुट टैक्स में हमारे पास क्या क्या आ गया, वो कहता है जी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 1.8 मिलियन की। तो दैट इज 1.8 मिलियन की रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस की, तो ये बन जाएगा कितना, दैट विल बी थ्री 3,24,000, ट्वेंटी यही है। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, और उसने क्या कहा है जी, जी और उसने कहा है जी एग्जाम परचेजेस भी हैं। तो एग्जाम परचेजेस कहीं नहीं आती, हम मेंशन जरूर करते हैं, दैट इज 850,000 की हैं। और उसने हमें कहा है जी कि आपने इम्पोर्ट में, रॉ इम्पोर्ट में मटेरियल भी नहीं इम्पोर्ट। आएगा। तो जी जी क्या कह रहे हैं। इम्पोर्ट में भी नहीं लगेगा ना। नहीं नहीं लगेगा, इम्पोर्ट इनपुट टैक्स है ना, इम्पोर्ट स्टेज पे तो लाजमी लगता है। रिफंडेबल। इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जी 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 सर, सही थ्री है ट्वेंटी जी, फोर ठीक है है जी। उसके बाद में। इंपोर्ट स्टेज पे इंपोर्ट स्टेज पे तो दे, अच्छा इंपोर्ट स्टेज पे तो लाजमी लगता है, बाकी चीजें तो उसके बाद कैलकुलेट हो रही होती है सारी। ठीक है, तो जी इंपोर्ट स्टेज पे रॉ मटेरियल जो हैं, वो इंपोर्ट स्टेज पे तो वो छोड़ते ही नहीं है। रॉ मटेरियल्स इंपोर्टेड, ठीक है, वो कितने के हैं जी रॉ मटेरियल्स इंपोर्टेड। रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए हैं जी 10 लाख के, 1 मिलियन के, और वन वो एटी है। का 18% के हिसाब से 180। 180 होगा। तो यहाँ जी पे सर। लिख देते हैं 180,000। ठीक है, तो ये टोटल जो है हमारे पास, ये भी बाहर इसका टोटल आ गया, दैट इज दिस, 504। दिस, दैट इज 504। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सेक्शन हो गया। अब दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है जी, आउटपुट टैक्स कैलकुलेशन वाला। ये तो इनपुट टैक्स आ गया, आउटपुट टैक्स हमारे पास आएगा जी कितना आ जाएगा हमारे पास, सप्लाईज कितनी है, दैट इज 4,3। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सप्लाईज हैं जी 4,381।
356, उसका 18% हम ले लेते हैं, दैट विल बी 84864। 4381356, एंटर किया, यही आया जी। सर अगर इकट्ठा ही ले लें तो वो 4% वाला भी यहाँ पे नहीं ले सकते? नहीं, वो 4% अलग मेंशन करना है ना। अच्छा, और ठीक। 4%, अच्छा उसका मकसद भी क्या है, उसका मकसद ये है जब हम डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हैं तो वहां पे भी अलग उसकी रिपोर्टिंग होती है। जी जी। फिर तो अगर इकट्ठा करेंगे तो रिपोर्टिंग नहीं रहेगी ना, टोटल तो ठीक आ जाएगा ठीक है। लेकिन रिपोर्टिंग ठीक नहीं रहेगी, इसलिए फिर उसको अलग चार्ज ठीक है। किया जाता है। ओके। ठीक है ना। अच्छा जी, और हमारे पास क्या आ गया आगे, वही है ऑब्वियसली जो ओरिजिनल आया, ओरिजिनल कितना है जी, दैट इज 504000, और 90% ऑफ इनपुट टैक्स जो है, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना है जी, आउटपुट टैक्स आपका बना है 788644। ठीक है जी, ये बन जाएगा कितना, 709780। 788644, एंटर किया। तो ऑब्वियसली विच एवर इज लेस, वो हमारे पास लेस कौन सा है, दैट इज 504। 504 और 000, ये हमारे पास लेस है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फर्दर टैक्स ऐड करना है। वो फर्दर टैक्स कितना है जी, नॉन रजिस्टर्ड, वो ये 15 लाख की है, तो वो सेम हमारे पास आ जाएगा। सो द सिक्सटी टोटल थाउजेंड सेल्स टैक्स पेबल विल बी विद द रिटर्न विल बी थ्री जी सर। फोर फोर सिक्स फोर फोर ठीक हो गया जी। जी। एक क्वेश्चन जी और सर। हम करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा जिसमें हमारे पास डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी आ जाएगा कि उसका हम लोगों ने रिवर्सल कैसे डालना है। एक क्वेश्चन हम मैं करा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन बाद में आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जी मैं सर। कॉपी कर लेता हूं। अच्छा जी, डेबिट और क्रेडिट नोट वाला इसमें सर ये एडवांस, क्वेश्चन है 284 जो अमाउंट आई कहाँ से है? दोबारा बोलिएगा। ये जो हाँ, 284 ये जो आई है, आपने जो आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट को माइनस किया है। मैं इसको यूं कर देता हूं, आपके लिए इजी रह जाएगा। ये इस वाली अमाउंट में से इसको माइनस किया, आउटपुट टैक्स में से इनपुट को माइनस किया, तो हमारे पास ये वाला टैक्स आ गया। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ओके जी। एक इसमें है क्रेडिट नोट, कहीं डेबिट या क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट है, ठीक है, क्रेडिट नोट वाला कर रहे थे, आगे एक डेबिट नोट वाला भी कहीं होगा। मैं देख लेता हूँ कहीं होगा कि नहीं होगा। परचेजेस, टैक्स इनवाइसेस नॉट अवेलेबल, क्रेडिट बेसिस आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, इंपोर्टेड बिल आ गया, डेबिट नोट, ठीक है। तो इसमें से एक बताएं, 7 मैं करूं या 6 मैं करूं, जो आप कहते हैं। सर दोनों में डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट सर एक में क्रेडिट नोट है, एक में डेबिट नोट है। मसला नहीं, वो तो फिर रिवर्स ट्रीटमेंट हो जाएगी। हाँ, रिवर्स ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, कोई एक कर दीजिए। चल 6 कर लेते हैं, ऐसे वो उसी सीक्वेंस में चलते हैं। ओके जी, 6 करते हैं। मिस्टर नदीम साहब हैं हमारे पास, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन है। अच्छा जी, हमारे पास और क्या क्या है, टैक्सेबल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, ये चले वो भी आ गया, एडवांस रिसीव किया है। क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज आ गया, क्रेडिट नोट इशू करता है सप्लायर, याद रखिएगा। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन आ गया, टैक्स इनवाइसेस सिर्फ वो कह रहा है जी 1.2 मिलियन की अवेलेबल है, तो जितनी इनवाइसेस होंगी उतना ही होगा। परचेजेस फ्रॉम होल सेलर है, एडवांस गिवन टू सप्लायर टू फॉर टैक्सेबल परचेजेस है, जीएसटी पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम इन रेजिडेंशियल कॉलोनी, और जीएसटी पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेशनल टैक्स नंबर इज प्रिंटेड ऑन बिल्स। ओके जी, तो ये मैंने कॉपी किया है, इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं, विच इज रीनेम, और ये है प्रॉब्लम 6। ओके जी, नाम क्या है इन साहब का, इन साहब का नाम है मिस्टर नदीम। मिस्टर नदीम साहब हो गए, बाकी वही रहने देते हैं। अच्छा जी, आउटपुट सबसे पहले हम आते हैं आउटपुट में। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन कितनी है, 2.7 मिलियन की, तो 2.7 मिलियन आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया जी, हमारे पास 2.7 मिलियन आ गया। आगे हमारे पास क्या आ गया जी, आगे उसने हमें कह दिया टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन कितने की हैं, 7 लाख की हैं। तो
टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, ये क्रेडिट और कैश बेसिस खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा ये आ गया। और उसने क्या कहा, कहता है जी एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर टैक्सेबल सप्लाईज 2 लाख का। तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, 2 लाख का आ जाएगा। तो ये आ गया जी एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम, फॉर सप्लाईज लिख देते हैं, फॉर सप्लाईज 2 लाख का, तो बिल्कुल आएगा। अच्छा जी, और उसने क्या कहा, उसने कहा है जी उसके बाद क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। क्रेडिट नोट इशूड का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको माइनस डिस्काउंट ऑन करना है, सेल्स दिया। ठीक है, रिवर्स होनी है, ठीक है। तो यहां पे हम कर देंगे जी क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इशूड, और वो कितना है जी, वो है 3 लाख का। तो हमारे पास ये आ जाएगा -300,000। ठीक है, इसको हम कर देते हैं उसमें, फॉर्मेट सेल नंबर है, और ये कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग जब इसको टोटल किया तो हमारे पास टोटल ऑटोमेटिकली उसने, हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया हुआ है सारों को ऐड करने का, तो उसने टोटल करके कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया परचेजेस वाला आया। तो उसने कहा जी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवाइसेस 1.2 की है, एक्चुअल परचेजेस है 1.7 की, तो इनवाइसेस 17 की हैं। तो भाई सॉरी, इनवाइसेस 1.2 मिलियन की हैं, तो 1.2 मिलियन ही क्लेम हो कटनी सकेगा, चाहिए। उससे ज़्यादा क्लेम इनपुट टैक्स नहीं हो सकेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने कहा है जी परचेजेस फ्रॉम होलसेलर कितनी है, 5 लाख की हैं। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इंसर्ट परचेजेस फ्रॉम होलसेलर कितनी है जी, दैट इज अमाउंट कितनी थी, 5 लाख की, और दैट इज मल्टीप्लाई बाय 18%। So that will be equal to 500,000 मल्टीप्लाई बाय 0.18। एंटर किया तो ये 90 आ गया, 90। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा है जी, उसके बाद उसने कहा एडवांस गिवन टू सप्लायर फॉर टैक्सेबल परचेजेस। तो ठीक है, अगर एडवांस ले रहे हैं तो वो टैक्सेबल है, तो ये भी होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एडवांस गिवन फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, कितना दिया जी एडवांस, एडवांस दिया है 1.5 लाख का, 50। 150,000 का, 150,000 मल्टीप्लाई बाय 18%। सो दैट विल बी 150,000 मल्टीप्लाई बाय 0.18। एंटर किया। अच्छा अभी नहीं, सॉरी। सर जी सवाल है इसमें, अगर एडवांस हमने पे किया है, जी जी। सप्लायर्स को हमने एडवांस पे किया है, अभी उसका बिल नहीं है, सिर्फ जैसे जो पेमेंट की सूरत में आप ये बता रहे हैं, या जो बिल की इनवाइस है, अच्छा सप्लायर यहाँ की पे इनवाइस? आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वो पार्ट इनवाइस को कंसीडर कर रहा है, अच्छा। ठीक है, क्योंकि जब वो कंसीडर, अब एक एक जरूरी चीज, आपकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। एज अगर हम लोग अकाउंटिंग के वो साइकिल्स की बात कर रहे हो ना, तो उसमें बिल्कुल ठीक है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन वो यहाँ पे पार्ट इनवाइस को ही कंसीडर कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल इट इज टोल्ड, जैसे उसने ऊपर बता दिया कि इनवाइसेस अवेलेबल नहीं है, इनवाइसेस सिर्फ इतने की है, तो वो बता देगा। जहां पे अगर वो कह रहा है ना कि एडवांस दिया है या लिया है, तो वो इसको कंसिडर कर रहा है कि जो एडवांस की भी इनवाइस इशू हुई हुई है। बिल्कुल, अच्छा। ठीक हो गया। अच्छा जी, सही उसके है। उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, उसके बाद उसने हमें कहा है ये आ गया। अच्छा जी, जीएसटी पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम्ड इन रेजिडेंशियल कॉलोनी, ओके। तो इधर पहले लिखते हैं, जीएसटी पेड किस पे हुआ है जी, जीएसटी पेड हुआ है ऑन बिल फॉर रेजिडेंशियल यूज,
ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं, कितना है जी वो 25,000 का है। हाँ 25,000 का है, ये ऑलरेडी टैक्स ही है, लेकिन चूंकि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे बिजनेस पर्पजेज के लिए नहीं है, तो आगे नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे उसमें क्या जी, जीएसटी पेड और इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब और कुछ नहीं कह रहा है नेशनल टैक्स नंबर इज प्रिंटेड ऑन बिल। तो यहाँ पे हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि वो रेजिडेंशियल के लिए नहीं है। अब जो दूसरा है वो जीएसटी पेड ऑन बिजनेस के बिल लिए। फॉर बिजनेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर बिजनेस भी नहीं लिख रहा क्योंकि उसने मेंशन किया है। और कितना है जी वो, दैट इज 40,000, तो ओके। 40,000 पूरे का पूरा ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टोटल जो बन जाएगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू, सम करते हैं इन सब का, एंटर किया तो ये हमारे पास जो है इनपुट टैक्स आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कैलकुलेशन पे जाते हैं, अपनी तरह अपने जो कैलकुलेशन करनी है हम लोगों ने। सबसे पहले हमारे पास आउटपुट टैक्स आ गया। आउटपुट टैक्स जो है वो कितना है हमारे पास, दैट इज 3.3 मिलियन, 3,300,000। सर जी, ये 40,000 का जो है जीएसटी पेड एंड बिल, जी जी ये ये जीएसटी पेड एंड बिल जी जी 40,000, जी जी। तो ये एनटीएन है, एनटीएन। हाँ, उसने नीचे प्रोवाइड किया है कि एनटीएन प्रोवाइड किया है। अच्छा, तो इसमें लिखना चाहिए ब्रैकेट में या? अब लिख, मतलब लिख देता हूं मैं यहाँ पे। हाँ, ताकि क्लियरिफिकेशन हो जाए। जी जी, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, एनटीएन वॉज थैंक यू सर। प्रिंटेड। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास ये आ गया टैक्स ऑन सप्लाईज आ गया, जो कि हम लोगों ने आउटपुट टैक्स निकाल लिया है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने इनपुट टैक्स को उसके एडजस्ट करना है। एक्चुअल कितना है जी, एक्चुअल पे हुआ है 373,000। अच्छा जी, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स बनेगा कितना, ऑब्वियसली ज़्यादा ही बनेगा, 594,000। तो ये बन जाएगा जी 5,594,000। सो विच एवर इज लेस, ऑब्वियसली 373 लेस है, तो हम लोग यहाँ पे 373,000 को ले आएंगे। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी। नॉन रजिस्टर्ड को सप्लाईज हुई हुई है ना, पर बिल्कुल हुई है, कितनी है, 7 लाख की हुई है। तो नॉन रजिस्टर्ड को 7 लाख की सप्लाई हुई है, तो हम यहाँ पे 7 लाख ले आते हैं और हमारे पास ये भी कैलकुलेट हो जाएगा 7 लाख, और एंटर किया तो हमारे पास ये जो है वो बन जाएगा टैक्स पेएबल विद जो है सेल्स टैक्स रिटर्न। ठीक है जी। यहाँ पे आप लोगों ने, मैंने आपको उसमें शेयर कर दिया है, आपने जो है प्रॉब्लम नंबर 7 कर लेनी है। प्रॉब्लम नंबर 9 मैं आगे कराऊंगा खुद, बस हम अगली दफा करेंगे क्योंकि यहां से फिर अपोर्शनमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, कि जहां पे कुछ टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम्प्ट के लिए भी यूज हुई, कुछ जीरो रेटेड के लिए यूज हुई, तो उसको अपोर्शन कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाफ वो कर लेंगे, और हाफ जो है वो फिर थोड़ा सा इनकम टैक्स को टच कर लेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम लोग उससे आगे से अपने वो स्टार्ट कर देंगे, पास पेपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन इसका जो है आपका, इससे रिलेटेड जो है वो क्विज ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में होगा, ताकि आप फिर तैयारी साथ साथ करते रहे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। सर जी, ठीक। काइंडली शेयर कर दीजिएगा ये एक्सेल वगैरह कंप्यूटेशन। जी जी, मैं शेयर कर दूंगा, नो इश्यूज। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। नो इश्यूज, नो इश्यूज। सर वो जो बोर्ड बनाया ना वो भी बना दे, भेज जी, दीजिएगा, मैं और ये चीट शीट भी। जितनी भी फाइलें बनाई है ना, अभी की अभी शेयर करता हूँ। ठीक है। ओके। ओके जी, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।